Hello, bankers. Welcome to Learning Sessions. I'm Himanshu Malik, and we are continuing our International Trade Finance series. हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 5.3 जिसमें मेनली हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो एक बेस बन रहा था हमारा जिसमें हमने सबसे पहले ये समझा था कि फॉरेन ट्रेड रेगुलेटर्स में इम्पोर्टेंट होता है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट। एंड इसका मेन काम क्या होता है, एफटीपी को ही इशू करना। अब हम हमारी रीसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एक ब्रीफ आपको रिकॉल देते हुए कि हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का क्या रूल था। दैट एवरी 5 years ये डॉक्यूमेंट क्या होता था, रिन्यू होता था, इसमें चेंजेस किए जाते थे। हर 5 साल बाद एक न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई जाती थी। तो उसी के अंदर अब हमारी 2023 में लास्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। So India's trade policies directly impact import, exporter, importer, banker and foreign exchange flow. FTP क्या करती है, डिफाइन करती है रोड मैप किस चीज़ का, फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड सपोर्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा बैंकर्स के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को समझना ज़रूरी है ताकि वो ट्रेड ट्रांजैक्शन को इवेल्युएट कर पाएँ, डॉक्यूमेंटेशन को समझ पाएँ एंड जो भी इंसेंटिव है उनके क्लाइंट को लेकर एप्लीकेबल उस सारी चीज़ों को समझ पाए। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी शुरुआत से लेकर अब तक किस तरह से इवॉल्व हुई है। सो एक छोटा सा बैकग्राउंड समझते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर, जो कि आया था 1991 में। एंड 1991 हमें मालूम है कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट ईयर रहा था, राइट। क्योंकि इसमें हमारे जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने बहुत मेजर फाइनेंशियल पॉलिसी में चेंजेस करे थे, राइट। इंडिया क्या था, 1991 तक इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन में चल रहा था, जिसमें इंडिया के पास एक पॉइंट पे आके क्या हो गया था, सिर्फ 2 महीने का ही फॉरेन रिजर्व बाकी रह गया था। एंड दे नीडेड समथिंग कि हम अपनी पॉलिसी में कैसा चेंज करें जिससे हमारी कंट्री की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कौन सी जर्नी बनी थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की जो मेनली जर्नी थी वो शुरू हुई थी। एंड ये दो मेन मेन चीज़ें जो है डील करी थी विद द फॉरेन ट्रेड। तो 1991 में उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसा डिसाइड किया कि हमने हमारा फॉरेन ट्रेड को जो है प्रमोट करना है। सो इन 1992 सबसे पहली हमारी 5 year फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई गई जिसका ड्यूरेशन था 1992 से 1997 का। एंड इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले लिबरलाइज किया, लॉज एंड रेगुलेशन को इजी बनाया, डी रेगुलेशन करी। डी रेगुलेशन मतलब कि पहले क्या होता था कि आपको अगर कुछ भी करना है, आपको फैक्ट्री लगानी है, आपको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, छोटी से छोटा भी कोई अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। एंड फॉरेन ट्रेड बिल्कुल ही अलाउ नहीं किया जाता था, बिकॉज पहले गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या था कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स इतने साल तक रूल करके गए हैं, अगर हमने फिर से फॉरेन ट्रेड अलाउ किया तो वही हमारी कंट्री की कंडीशन दोबारा हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट का माइंडसेट चेंज करके उन्होंने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई। जो प्रोसीजर हैं बिजनेस करने के, उनको सिंपल करने की तरफ स्टेप्स लेने शुरू करे। एंड जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर, फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज के ऊपर, जो रूल्स है उनकी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया इन द 1992 पॉलिसी। उसके बाद 1992 से लेकर 2020 तक जो भी गवर्नमेंट की फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज आई हैं वो किस तरह से रही। सबसे पहली तो पॉलिसी आई क्राइसिस से डील करने के लिए। फिर जो अगली पॉलिसी आई उन्होंने लिबरल ट्रेड फ्रेमवर्क को रिवाइज किया। इसके बाद पॉलिसी कट शॉर्ट ड्यू टू इकोनॉमिक शिफ्ट, पॉलिसी को छोटा किया, न्यू सर्विस एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना शुरू किया 2004 वाली पॉलिसी में। देन जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसके रिलेटेड आई। और 2020 वाली पॉलिसी जो थी उसको कोविड की वजह से 2023 तक एक्सटेंड किया। एंड आइडियली 2020 में न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आनी चाहिए थी, बट वो आई कब,
2023 में। एंड 2023 में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई ना, उसमें सबसे मेन उन्होंने चेंज किया। क्या चेंज किया? पहले रूल था कि हर 5 साल बाद ये पॉलिसी आएगी, बट इन्होंने कहा कि 2023 में जो पॉलिसी आ रही है, दिस इज आर परपेचुअल पॉलिसी। इसकी कोई भी हमने ड्यूरेशन सेट नहीं किया, नो सनसेट क्लोज, मतलब इस पे हमने कुछ ऐसा सेट नहीं किया ये कि ये पॉलिसी इतनी देर तक ही एप्लीकेबल है। तो ये था सबसे मेजर चेंज, एंड इसी वजह से इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को पढ़ना क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये हमारी परपेचुअली चलने वाली है, कंटिन्यूअली चलने वाली है ये पॉलिसी। ओके, तो देखते हैं अब FTP 2023 में मेनली क्या है। इट वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसको अनाउंस किया था। एंड ड्यूरेशन सबसे इम्पोर्टेंट, नो फिक्स्ड टर्म, इट इज़ अ परपेचुअल पॉलिसी। इसमें अमेंडमेंट्स करे जाएंगे जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, बट फुल पॉलिसी को री इशू नहीं किया जाएगा। विजन क्या रहा है इस पॉलिसी के अंदर? तो हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमारी इकोनॉमी इंडिया की क्या हो जाए, 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने बनाना है इंडिया को। एंड उसके लिए हमारा एक्सपोर्ट टारगेट क्या है, 2 ट्रिलियन बाय 2030। ओके, फोकस क्या है कि लोकल गोज ग्लोबल, जो भी हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं वो ग्लोबली बेचे जाएं, मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाए, आत्मनिर्भर भारत, ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को सपोर्ट किया जाए। मेन पैराडाइम शिफ्ट क्या हो रहा है इसके अंदर, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर? पहले हम क्या कर रहे थे, हम इंसेंटिव्स दे रहे थे। इंसेंटिव्स देने का मतलब क्या था कि हम उन लोगों को कह रहे थे कि आप अगर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ये सारे बेनिफिट हम प्रोवाइड करने वाले हैं, हम आपके ऊपर एग्जम्पशंस आपको देंगे, राइट? बिल्कुल ही चार्ज नहीं करेंगे इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी। बट एग्जम्पशन वाले एक पहले पैराडाइम था कि हम एग्जाम्पशन देने वाले हैं, उससे हम शिफ्ट होकर कहाँ पे आए हैं, रिमिशन में आए हैं। रिमिशन में हम क्या कह रहे हैं कि आप लोग नॉर्मली पे करो, बट हम इस चीज़ के आपको रिफंड देंगे इम्पोर्ट ड्यूटी के, या हम आपको क्रेडिट देंगे। ये सब कुछ हमने पढ़ा है हमारे DGFT वाले चैप्टर में, राइट? तो ये मेन शिफ्ट रहा है पॉलिसी के अंदर, एंड मेन एम्फोसिस है सस्टेनेबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन एंड रियल टाइम चेंजेस पे। रियल टाइम चेंजेस मतलब कि सारा हमने डिजिटल करना है प्लेटफॉर्म, ताकि अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है वो सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे, बिजनेस के लिए कंप्लाई करना इजी रहे, एंड जो भी हम ग्रोथ कर रहे हैं वो ग्रोथ ऐसी ना हो कि वन टाइम रहे, वो ग्रोथ को हमने सस्टेन करके चलना है, ऐसी पॉलिसीज बनाने पे फोकस है इसमें। सो इसके अंदर मेन जो एक न्यू कंसेप्ट लाया गया, या एक कंसेप्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है, दैट इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड और इंडिया ट्रेड क्लासिफिकेशन, दैट इज ITC-HS। हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड क्या है? एक इंटरनेशनली ग्लोबली यूज होने वाला कोड है जो कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, बट इंडिया ने उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा अडेप्ट करके अप्लाई किया है, इसलिए इंडिया के अंदर जो है दैट इज ITC-HS। बट ग्लोबली क्या है, HS, जो HSN नंबर हम बोलते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। So, every product imported or exported across global, sorry, every product imported or exported across border needs to be correctly identified and classified, कि हमें पता लग सके कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। इसलिए एक यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम बनाया गया ताकि गुड्स को इजीली ट्रैक किया जा सके, रेगुलेट और टैक्स आसानी से किया जा सके। बैंक को क्यों ज़रूरत है? ताकि बैंक देख सके कि किस प्रोडक्ट के ऊपर हम रिमिटेंस दे रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट की वेरिफिकेशन के टाइम में ये कोड काम आता है, एंड जो भी DGFT की पॉलिसी है उसकी कंप्लायंस में भी ये कोड काम आता है। जब हम देखते हैं कि क्या आपके प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना अलाउड है या नहीं, तो प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन कहाँ से करने वाले हैं हम, विद द हेल्प ऑफ HS कोड। इन इंडिया में क्या है, ITC-HS। ओके, अगर HS कोड करेक्ट नहीं होगा तो उससे शिपमेंट में डिले हो सकते हैं, कस्टम्स में गुड क्लियरेंस में दिक्कत आ सकती है, लीगल एंड फाइनेंशियल पेनल्टीज हो सकती है, एंड बैंक ट्रांजेक्शन डिक्लाइन भी होने का रिस्क रहता है। इसलिए HS कोड समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इसीलिए डिटेल में हम समझेंगे कि हार्मोनाइज सिस्टम कोड क्या है, या HSN नंबर क्या है। ये डेवलप किया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि ब्रुसल्स में बेस्ड है। इसका पर्पस था to standardize the description, classification and coding of goods in global trade,
एंड फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, कस्टम प्रोसीजर को एंड ट्रेड डाटा एनालिसिस। HSN कोड का स्ट्रक्चर क्या रहता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है एक 6 डिजिट का। ओवर 5,000 प्रोडक्ट कैटेगरीज आर कवर्ड एंड यूज्ड इन ऑलमोस्ट 98% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, जैसे पूरे गुड्स की क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले तो एक ब्रॉड कैटेगरी आएगी। वो ब्रॉड कैटेगरी में से हम पहले 2 लेटर्स लेंगे, 2 डिजिट्स। फिर उसके बाद स्पेसिफिक प्रोडक्ट ग्रुप आएगा, उसके फर्दर 2 डिजिट एंड सब हेडिंग, मतलब जो बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट से मैच हो रही है डिटेल, उसके 2। तो ऐसे करके 6 डिजिट का कोड एक बनाया गया था। इंडिया ट्रेड क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया, HS कोड जो ग्लोबली था उसको एज इट इज लिया, बट 6 डिजिट से हमने क्या कर दिया, उसको 8 डिजिट का कर दिया। इसमें 2 एडिशनल डिजिट हमने ऐड कर दिया फॉर मोर डिटेल्ड प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। एंड इंडिया के अंदर ये HS कोड जो है 10 डिजिट तक भी जा सकता है फॉर टेरिफ और आइटम क्लासिफिकेशन। ITC का ITC HS स्ट्रक्चर कैसे है? जैसे सबसे पहले आ गया सेक्शन की केमिकल प्रिपेयर्ड फूड्स, फिर उसका चैप्टर हमने लिख दिया, फिर उसकी आई हेडिंग, देन सब हेडिंग एंड टैरिफ आइटम। तो इस तरह से पूरा प्रॉपर बन गया। ठीक है। इंडिया के अंदर HS कोड के क्या है, 21 सेक्शन एंड 99 चैप्टर हैं। सो दिस इज द मेन रिकैप ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दैट सबसे पहले तो हमने HS कोड को अडेप्ट किया एंड इंडिया ने वो 6 डिजिट वाले सिस्टम से आगे बढ़ के 8 डिजिट और 10 डिजिट वाला वर्जन लेके आया। बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है ताकि रिमिटेंस सारी चीज़ों में काम आ सके। अगर गलत कोड इस्तेमाल करते हो तो शिपमेंट में डिले हो सकता है, पेनल्टीज लग सकती हैं, ब्लॉकेज हो सकती है। सिग्निफिकेंस है कि स्टैंडर्डाइजेशन में मदद करता है एंड ग्लोबली यूज़ होता है, 179 प्लस कंट्रीज इस चीज़ को यूज़ कर रही हैं। ये हो गया हमारा HS कोड के ऊपर डिस्कशन। अब हम समझ लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड HS कोड इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया की इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री क्या है कि आज से 10 साल पहले तक इंडिया की GDP थी $1.9 ट्रिलियन एंड इंडिया थी 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। आज के दिन में इंडिया पूरी दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एंड आज इंडिया की GDP एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 2024 इट वाज 3.7 ट्रिलियन। बट हमारा टारगेट क्या है कि हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाना है बाय 2027 एंड देन इवेंचुअली हमने कहाँ जाना है, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। उस चीज़ में मदद क्या करेगी, हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ताकि इंडिया ग्लोबली competitive बने। एंड एक्सपोर्ट को फर्दर इजी करने के लिए HS कोड क्या करेंगे, रेगुलेशंस वगैरह को इजी बनाएंगे। सो दिस वाज योर चैप्टर ऑन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इसमें जो सबसे मेन जो चीज़ याद रखनी है ना, वो पता क्या है कि पहले 5 साल की थी पॉलिसी, अब ये वाला कंसेप्ट खत्म हो गया है, ये है परपेचुअल पॉलिसी। ओके, ये चीज़ अब भूलनी नहीं है, बिल्कुल भी अपने माइंड में फिक्स कर लो कि पहले हर 5 साल में आती थी बट नाउ इट इज़ परपेचुअल। So that was it on chapter number 5.3. I will see you in other lectures and अगर आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। Thank you so much for your time.